तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए, और वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए अब जो जुलाई का मंथ आने वाला है वो किस प्रकार से बीतेगा, इस मंथ को आप अपने लिए कैसे प्लान कर सकते हो, कौन कौन से चेंजेस आपको इस मंथ में देखने को मिल सकते हैं, या आप अपने कैरियर, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, मैरिज, रिलेशनशिप वगैरह, या आपके संतान वगैरह के हिसाब से, या आपके ओवरऑल जो भी आप ट्रेवल वगैरह करेंगे इस मंथ में, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, अगर हायर स्टडीज़ के लिए कुछ आप प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए ये मंथ किस प्रकार से बीतने वाला है, कौन कौन सी प्लानिंग्स आपकी इस मंथ में आपके फेवर में हो सकती हैं। यहाँ पे जो आपको लगन चार्ट में जो ग्रहों की प्लेसमेंट नजर आ रही है, कुछ जो प्लेसमेंट है वो गोचर के हिसाब से ही आपको दिखाई गई। हालांकि इसमें कुछ बदलाव जरूर हो सकते हैं मंथ के मध्य में। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम ग्रहों की गोचरीय स्थितियों पर विचार कर लेते हैं, कौन सा ग्रह कहाँ गोचर करेगा और कब वक्री होगा। उसके बाद देखेंगे इस गोचर का जो ओवरऑल प्रभाव है वो आपको इस मंथ में कैसा मिलने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले अभी हम विचार कर लेते हैं गोचरीय स्थितियों पर। गोचरीय स्थितियां किस प्रकार से जुलाई मंथ के दौरान रहने वाली हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सूर्य की इस गोचर के दौरान, और सूर्य लगभग 16 जुलाई तक गोचर करेंगे मिथुन राशि में। इसके बाद ये प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में आगे बढ़कर। बुध का गोचर 7 जुलाई से मिथुन राशि में होगा और ये वक्री स्थिति में रहेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो शुक्र के गोचर को तो 4 जुलाई से ये सिंह राशि में आ रहे हैं और लगभग पूरे महीने यहाँ गोचर करेंगे। मंगल का गोचर रहेगा वृषभ राशि में, वहीं बृहस्पति अभी कर्क राशि में गोचर में रहेंगे, और शनि का गोचर मीन राशि में ही अभी रहने वाला है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा 1 जुलाई को आपको मकर राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं पर राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं। जहां पर राहु कुंभ राशि में ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु भी आपको सिंह राशि में ही गोचर में दिखेंगे। गोचरीय स्थितियों पर चर्चा करने के बाद अब हम विचार करेंगे किस प्रकार से आपके लिए जुलाई का मंथ रहेगा, या किस प्रकार से आप इस मंथ को अपने लिए प्लान कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे लग्नेश से। लग्नेश आपके मंगल हैं और मंगल जा रहे हैं इस मंथ के गोचर में सप्तम में। तो यहाँ जीवन साथी डायरेक्टली आपके ऊपर थोड़ा हावी नजर आएगा। यहाँ पे मंगल क्योंकि छठे घर के भी लॉर्ड हैं, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के भी चांसेस हैं जीवन साथी के साथ। इसके साथ साथ जो जो भी लोग न्यूली मैरिड है, अभी अभी जिनका मैरिज हुआ पिछले 1-2 साल में, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। स्त्री होने के केस में भी यहाँ पर आपका कोई अदर अफेयर या रिलेशनशिप होने की संभावना होगी, और यहाँ पर फाइट होने की संभावना काफी प्रबल है। इसके साथ साथ अगर आपका पार्टनरशिप है ऑलरेडी किसी के साथ, आपका बिजनेस पार्टनरशिप हो या किसी भी तरीके का अन्य कोई भी पार्टनरशिप हो किसी भी कार्य में, तो आपको काफी अलर्ट होना होगा। यहाँ पे मंगल हालांकि आपके जीवन साथी को काफी ज्यादा एग्रेशन प्रोवाइड करेंगे। आपके जीवन साथी के लिए कहीं ना कहीं ये उनके कैरियर के हिसाब से, उनकी हेल्थ के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, बट ये आपके दोनों के बीच के जो रिश्ता है उसके लिए उतना अच्छा नहीं है। मंगल यहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे पब्लिकली। अगर आप डील कर रहे हैं जीवन साथी के साथ भी इसी तरीके से होगा, इसलिए यहाँ पर आपको काफ़ी सतर्क रहना होगा, अपने व्यवहार पर आपको कंट्रोल भी रखना होगा। तो यहाँ आपको अब शुक्र की स्थिति को देखना चाहिए कि आपके जन्म के समय की जो शुक्र है उनकी स्थिति कैसी है, और साथ में सप्तम में क्या कोई प्लैनेट बैठा है। अगर जन्म के समय का आपके सप्तम में मान लो शनि बैठा हो, राहु केतु जैसा ग्रह बैठा हो, तो आपके लिए दिक्कत और बढ़ सकती है। हालांकि मंगल यहाँ आकर आपको अच्छी लीडरशिप की क्वालिटीज प्रदान करेंगे और कैरियर के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं, साथ साथ में आपके नेम फेम को भी बढ़ाएंगे। इस तरीके से देखा जाए, अगर इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात करें तो क्योंकि मंगल छठे घर के लॉर्ड हैं, तो जीवन साथी कुछ हद तक आपको जरूर हेल्प कर सकते हैं आपकी रूटीन लाइफ को पूरा करने के लिए, या आपके ऑफिस वगैरह में काम करने की जो स्थिति है उसके लिए भी। ऐसे में जीवन साथी आपके लिए एक सपोर्ट बन सकता है। अगर आपने लोन ले रखा है, अगर आपके कोई किसी से आपका विवाद है, कोई झगड़ा चल रहा है, कोई भी इस प्रकार की विपरीत परिस्थिति आपकी लाइफ में चल रही है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली छठे घर से संबंधित है, मंगल यहाँ पे लग्नेश होकर आ रहे हैं, तो आपका जो व्यवहार है दूसरों के प्रति थोड़ा रूड हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका जो व्यवहार है उसकी वजह से आप दूसरों पर प्रेशर डालते हुए नजर आ रहे हैं, या किसी से भी अपना काम निकलवाने के लिए कोई ना कोई तरीका आप यहाँ ढूंढ रहे हैं। मंगल की यहाँ से दृष्टि आ जाएगी आपके डायरेक्टली आपके 10वें घर पे, जहां पर केतु और शुक्र भी मंगल से प्रभावित होंगे। मंगल का दृष्टि केतु पर पड़ना कुछ हद तक अब आपके लिए अच्छा काम कर सकता है कैरियर के हिसाब से, क्योंकि कैरियर में एक अच्छा चेंज इस समय देखने को मिल सकता है। वैसे मंगल की यहाँ दृष्टि अच्छा ही काम करेगी, बट केतु पर जब जब भी मंगल दृष्टि डालते हैं, या मंगल केतु के साथ भी कभी कभी जब स्थित होते हैं, तो काफी विस्फोटक स्थिति का निर्माण करते हैं। बट ये वाली विस्फोटक स्थिति आपके लिए उतनी बुरी नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कैरियर में कुछ एक बड़ा फैसला आप ले सकते हो। हालांकि उस फैसले के कुछ मामलों में गलत होने की भी संभावना हो सकती है। इसके लिए देखना होगा कि आपका सूर्य कितना अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में, या क्या आपके जन्म के समय का कोई प्लैनेट यहाँ पे प्लेस्ड है।
देखिए, यहाँ शुक्र के आने से कुछ हद तक शुक्र पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा और जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो शुक्र पर भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए शुक्र से रिलेटेड भी आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, उनमें कुछ ना कुछ आपको कमी दिखने वाली। मंगल की दृष्टि 10वें घर पे होने से आपके करियर में आगे बढ़ने, करियर से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा फैसला लेने या करियर के लिए आ रही चुनौती को पार पाने के लिए ऐसा मंगल आपके लिए काफ़ी सपोर्ट लाएगा। मंगल का दृष्टि फिर यहाँ पर आ जाता है आपकी लगन पर भी। देखिए, लगन पर मंगल की दृष्टि का होना आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने, हार्ड वर्क करने के लिए प्रेरित करेगा, कोई भी प्रकार के रिस्क लेने के लिए भी प्रेरित करेगा। साथ ही अब लगन में बैठा प्लैनेट आपके लिए मंगल के प्रभाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो प्लैनेट अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव दिखाना स्टार्ट करेगा यहाँ पे। तो आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए, आपके स्वयं के जीवन में कोई भी आपको टारगेट हासिल करना, उसके लिए मंगल बहुत अच्छे हैं। मंगल की दृष्टि फिर वाणी स्थान पे रहेगी। वाणी स्थान यानी मंगल के लिए वैसे तो अपना मित्र का ही घर है, जुपिटर का, लेकिन क्योंकि वाणी स्थान पे मंगल की दृष्टि है, तो एग्रेशन तो फिर भी आप में रहेगा। और क्योंकि मंगल सप्तम भाव में ट्रांजिट में है, इसलिए यहाँ पर व्यवहार बिगड़ने की संभावना काफ़ी प्रबल है। इसलिए अपने व्यवहार पर आपको कंट्रोल रखना होगा। इस प्रकार का जो मंगल है, कुछ हद तक जीवन साथी से आपको धन के रूप में लाभ करवा सकता है, या फैमिली रिलेशंस को आप काफ़ी बेटर यहाँ कर सकते हैं अपने धन के स्रोतों के थ्रू, या कहीं ना कहीं जीवन साथी से सपोर्ट आप फैमिली के मामलों में हासिल कर सकते हैं। उसके बाद विचार करेंगे यहाँ पर बृहस्पति के लिए। बृहस्पति दूसरे घर के स्वामी होने के साथ साथ आपके चार्ट में पंचमेश बनते हैं, और बृहस्पति इस समय गोचर में चल रहे हैं नवम घर में। देखिए, नवम घर में बृहस्पति की ये वाली स्थिति आपको ज्यादातर मामलों में फेवर करेगी, विशेषकर आपके लक के थ्रू। अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, तो ऐसा बृहस्पति आपका काफी साथ देने वाला है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर दूसरे घर के लॉर्ड है। दूसरे घर के लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना काफ़ी प्रबल है कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर की यात्रा कर सकते हैं, कोई आध्यात्मिक या धार्मिक टूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी वेल्थ को अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। आपका अगर विदेश से कोई संबंध है, किसी अदर स्टेट वगैरह से कोई संबंध है, तो आपको यहाँ धन लाभ होने के चांसेस हैं। इस प्रकार का गुरु आपके नेम फेम को बढ़ाएगा, विशेषकर दूसरे स्टेट्स में या दूसरी कंट्रीज में। गुरु का यहाँ से दृष्टि जो लगन पर आ जाता है, देखिए लगन पर गुरु का दृष्टि, और क्योंकि मंगल का भी लगन पर दृष्टि है, तो गुरु को छद तक जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लगन पर जो पड़ रहे हैं उनको कम करने का कार्य करेगा। आपको सही दिशा में मेहनत करने, सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करेगा। गुरु का दृष्टि लगन पर आने का मतलब है आपकी जो सोच है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, और आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं इस समय में, उसकी तरफ आप काफ़ी तेज़ी से जा सकते हैं, और आप अपने लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड नजर आएंगे। साथ ही साथ अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होने लगेंगे। साथ ही साथ अगर लेकिन बृहस्पति अच्छी स्थिति में चार्ट में नहीं है आपके जन्म के समय का, तो यहाँ थोड़ी ईगो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। गुरु का दृष्टि फिर होगा आपके थर्ड हाउस पे, जहाँ पर गुरु जो है आपके थर्ड हाउस यानी अपने नीच के घर पे प्रभाव डालेंगे अपना। देखिए, वैसे गुरु अत्यंत शुभ ग्रह हैं, और वो क्योंकि अभी उच्च की स्थिति में है, तो यहाँ वो कोई नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि आपके भाई हैं, जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ आपके रिलेशंस काफ़ी बेटर होंगे। रिलेशन बेटर होने के साथ साथ आपको कम्युनिकेशन में बृहस्पति से काफ़ी मदद मिलेगी। आपके लिए कुछ नया जानना, कुछ समझना, सीखना आसान होता चला जाएगा। इस प्रकार का गुरु अब आपको हार्डवर्क करने में मदद करेगा, और क्योंकि गुरु की जो दृष्टि आ रही है शनि के ही घर पे पड़ रही है, और यहाँ जो गुरु की जो नेक्स्ट दृष्टि पड़ रही है वो शनि पे भी पड़ रही है, तो क्योंकि शनि आपके पंचम में है ट्रांजिट में, तो गुरु का उसके बाद प्रभाव आ जाता है आपके पंचम घर पर, जहां पर शनि का जो डिले है अभी तक जो चल रहा था, कहीं ना कहीं अब आपके लिए वो डिले खत्म होगा, और बृहस्पति का शुभ प्रभाव पड़ने की वजह से संतान वगैरह की प्राप्ति होना, आपके एजुकेशन का आगे बढ़ना, आपके थॉट प्रोसेस में कुछ अच्छे चेंजेज आना, या आपके थॉट प्रोसेस काफ़ी तेज होना, ये सब हो सकता है। गुरु यहाँ कुछ नया सीखने, कुछ नया लर्न करने, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन में लाएंगे शनि के प्रभाव की वजह से। साथ ही साथ जो भी लोग आध्यात्म में सक्रिय हैं, जो भी लोग मेडिटेशन, ध्यान साधना वगैरह ऐसा कुछ कर रहे हैं, उनके लिए भी गुरु काफ़ी फेवरेबल होंगे, क्योंकि गुरु उच्च की दृष्टि यहाँ डाल रहे हैं, तो वो आपको इन मामलों में काफ़ी भाग्यशाली बनाने वाले हैं। जो भी लोग शेयर बाजार वगैरह में अपना कुछ इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, कुछ मतलब लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, वो लोग भी अपना इस समय कंटिन्यू काम कर सकते हैं। हालांकि बहुत स्पेकुलेशन वाली स्थिति यहाँ नहीं है गोचर के हिसाब से देखा जाए तो। उसके बाद विचार करेंगे शनि पर। शनि आपके थर्ड हाउस और आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड है। फिलहाल शनि पंचम में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि गुरु का शुभ प्रभाव पड़ने की वजह से शनि के प्रभाव काफी बेटर आपको मिलेंगे इस मंथ में। सनी आपको आपके थॉट प्रोसेस के लिए काफ़ी पंक्चुअल बनाएगा। आप बिल्कुल समय पर डिसीजन लेंगे, समय पर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सनी यहाँ है तो निश्चित तौर पे संतान के साथ थोड़ी जटिलता फिर भी हो सकती है, अगर आपका ऑलरेडी संतान है। संतान के साथ रिलेशन को लेकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। साथ ही साथ अपने स्वयं के इमोशंस को लेकर भी। शनि का दृष्टि फिर यहाँ से आ जाता है आपके सप्तम पर।
सप्तम पर शनि का दृष्टि यहाँ उतना अच्छा तो वर्क नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है यहाँ पे ऑलरेडी, तो यहाँ जीवन साथी के साथ फाइट होने से आपको बचना होगा। साथ ही साथ आपका बिजनेस में कोई पार्टनरशिप है, किसी अन्य काम में कोई भी पार्टनरशिप है, तो आपको यहाँ काफ़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि का दृष्टि फिर यहाँ से आ जाता है आपके लाभ स्थान पे। लाभ स्थान पे शनि आपको अपने धन को मैनेज करने, अपने नेटवर्क को मैनेज करने या नेटवर्क को बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति प्रदान कर रहे हैं और आपको काफ़ी स्टेबिलिटी भी देने वाले हैं। इस प्रकार से जो जो भी प्लानिंग आप अपने 11वें भाव से रिलेटेड कार्यों के लिए करेंगे, वहाँ पर उन प्लानिंग्स पे आप लंबे समय तक बने रह सकते हैं। फिर शनि का दृष्टि आ जाता है यहाँ दूसरे घर पे। अब जो दूसरा घर है, क्योंकि वो बृहस्पति का घर है और बृहस्पति की दृष्टि स्वयं शनि पर है, तो शनि यहाँ आपके कार्यों में बाधा नहीं बनेंगे, बल्कि शनि आपको यहाँ सपोर्ट करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदार बनाएंगे, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और उन रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करने की क्षमता भी शनि आपको देने वाले हैं। उसके बाद विचार करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं और शुक्र को देखते हैं। शुक्र सप्तमेश है आपके चार्ट में और वो 12वें घर के स्वामी। देखिए, सप्तमेश होकर केतु के साथ शुक्र का गोचर करना कुछ हद तक मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप में काफ़ी असंतुष्टि ला सकता है, और जब मंगल सप्तम में गोचर कर रहे हैं तो जीवन साथी से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती हैं। इस केस में अब जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं या तो आपको डिटेचमेंट महसूस होगी, एकदम से जीवन साथी से आपकी अपेक्षाएं बढ़ने की वजह से जीवन साथी के साथ अक्सर फाइट होना, कुछ झगड़ा वगैरह होने के चांसेस हो सकते हैं, या तो फिर आपका कोई दूसरे रिलेशन की तरफ रुझान होना, विशेषकर अगर आप स्त्री हैं तो इसकी संभावना काफ़ी प्रबल होगी इस मंथ में। जो शुक्र आ रहे हैं, क्योंकि शुक्र लियो में है, वैसे भी शुक्र जो है लियो में उतना अच्छा परफॉर्म करते नहीं है, तो यहाँ केतु के साथ शुक्र के आने से शुक्र थोड़ा डैमेज हो जाएगा। शुक्र के गुणों को केतु अपने में समाहित कर लेंगे, जिससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इस हिसाब से 4 जुलाई से शुक्र आ रहे हैं सिंह राशि में, तो 4 जुलाई के बाद से आपको अपनी मैरिड लाइफ, अपने रिलेशंस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। शुक्र का यहाँ जो दृष्टि पड़ेगा फोर्थ हाउस पे पड़ेगा, लेकिन ये दृष्टि आपको उतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकेगा, क्योंकि राहु ऑलरेडी फोर्थ हाउस का मल्टीप्लाई किए हैं और केतु यहाँ क्योंकि शुक्र की एनर्जी को भी अपने अंदर समाहित कर रहे हैं, सोख रहे हैं, इसलिए शुक्र की एनर्जी की बहुत ज़्यादा यहाँ कमी डेवलप हो जाएगी। और वैसे भी लियो साइन में शुक्र उतना अच्छा नहीं माना जाता, या लियो साइन में कहीं ना कहीं शुक्र बहुत ज़्यादा फायरी होने की वजह से उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं करता। तो शुक्र के लिए अब आपको अच्छे से विचार करने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपके चार्ट में शुक्र की स्थिति को भी देखना आपके लिए जरूरी हो जाएगा। तो एक जो भौतिक सुख की जो आपकी चाहत है, मैरिड लाइफ एक अच्छी होने की आपकी जो चाहत है, जीवन साथी से कुछ बड़ी अपेक्षा आपकी है, तो हो सकता है वो सारी की सारी आपकी अपेक्षाएं पूरी ना हो। यहाँ पे जो शुक्र है, अब वो क्योंकि 12वें घर के भी लॉर्ड हैं, तो आपका अगर कुछ फॉरेन कनेक्शन है तब जरूर आपको कुछ फायदा मिल सकता है, या तो आपको फॉरेन से कुछ इनकम वगैरह आ रही हो, या तो फॉरेन में आप ऑलरेडी सेटल्ड हैं तब। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे और बुध के लिए विचार करेंगे। बुध फिलहाल गोचर में वक्री रहेंगे, 7 जुलाई से मिथुन में ये रहेंगे और यहाँ पर अष्टम में ही बुध रहेंगे। तो जो भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो भी लोग अकल्ट से संबंधित कार्य कर रहे हैं, कोई जासूस से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, कोई बहुत गोपनीय कार्य कर रहे हैं, उनको थोड़ी मदद अवश्य मिलेगी। लेकिन क्योंकि बुध वक्री स्थिति में रहेंगे, तो सूर्य का कितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे रहने वाला है, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। अगर मान लो आपके चार्ट में सूर्य से बुध प्रभावित हैं और काफी अच्छी स्थिति में बैठे, तो इस प्रकार की वक्री स्थिति का आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। यहाँ पे जो बुध है, अब वो आपका साइलेंट कम्युनिकेशन दिखाते कहीं ना कहीं, या आपकी वाणी का उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं दिखा पा रहे, और आप सोचते तो बहुत ज्यादा है या विचार बहुत ही डीपली कर सकते हैं आप किसी भी टॉपिक के। वैसे बुध के अष्टम में होने से आप काफी डीपली सोच सकते हैं, काफी डीपली विचार कर सकते हैं, लेकिन जब आप फाइनल डिसीजन तक पहुंचेंगे, जब आप अपना फाइनल फैसला लेंगे, तो जरूर आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं, क्योंकि ये डुअल साइन में ही बुध यहाँ पे है। बुध अब 11वें घर के लॉर्ड हैं, बट यहाँ पे आपको दूसरे प्लैनेट्स काफी मदद कर रहे हैं, जैसे कि शनि जैसा ग्रह। तो आपको 11वें घर के लिए कोई विशेष नेगेटिव इंपैक्ट नहीं मिलने वाले। अब सूर्य और बुध दोनों का ही प्रभाव क्योंकि वाणी स्थान पे यहाँ से रहेगा, ऐसे में वाणी काफी एग्रेसिव होगी और मंगल का प्रभाव भी यहाँ है, तो आपको एग्रेशन से बचना होगा, आपको अच्छे से यहाँ पे सब कुछ मैनेज करना होगा। उसके बाद देखते हैं चंद्रमा की स्थिति को। चंद्रमा आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं। स्टार्टिंग में चंद्रमा जा रहे हैं 3rd हाउस में, तो 3rd हाउस का चंद्रमा एक क्विकली कुछ ट्रेवल दिखाता है शुरुआती 1-2 दिनों के दौरान, और ऐसा चंद्रमा स्पेशली आपके कुछ हायर लर्निंग के पर्पज से, आपके कुछ रिलेटिव्स के पर्पज से, अपने खुद के किसी काम के पर्पज से आपका कोई टूर करवा सकता है। चंद्रमा उसके बाद आ रहे हैं 4th हाउस में, जहाँ पर आप काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करेंगे, जहाँ पर अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए कोई प्लानिंग करना चाहते हैं, तब जरूर अच्छा समय है। तो परिवार के सदस्यों की सेहत को लेकर भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर चंद्रमा जो कि पंचम घर में आ जाएंगे यहाँ से, तो पंचम घर में वो शनि के साथ कंजक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको निर्णय लेने में कुछ देरी हो सकती है, आपको कुछ डिले की वजह से आपके काम अटक सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे हम अगर विचार करें सूर्य पर, तो सूर्य की स्थिति को देखा जाए तो मिथुन राशि में, क्योंकि सूर्य गोचर में अभी है और लगभग इनकी ये स्थिति 16 जुलाई तक आपको देखने को मिलेगी। 16 जुलाई तक की स्थिति में जो यहाँ पर सूर्य की स्थिति है, सूर्य आपको अष्टम भाव के लिए काफी मदद कर रहे हैं जब यहाँ बुध वक्री होंगे। ऐसे केस में रिसर्च करने वाले लोगों को, ऐसे केस में कोई साइंटिफिक वर्क करने वाले लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिल पाएगा। साथ ही साथ लेकिन सूर्य क्योंकि 10th हाउस के लॉर्ड हैं और 10th हाउस में ऑलरेडी शुक्र और केतु का गोचर रहेगा, तो जो भी लोग कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से अष्टम भाव से जुड़े हुए प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइवेसी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल स्थिति रखनी पड़ती है, आपको गोपनीयता रखनी पड़ती है, उन मामलों में सूर्य कहीं ना कहीं आपके लिए एक सपोर्ट बनकर उभरेंगे। सूर्य आपको पैतृक संपत्ति में लाभ करवा सकते हैं, आपके इन लॉज के थ्रू भी आपको लाभ करवा सकते हैं। इनका दृष्टि फिर जो होगा सेकंड हाउस पे, वो आपको फैमिली को मैनेज करने में काफ़ी मदद करेगा। आप अपनी फैमिली की जो जिम्मेदारियां हैं उनको आसानी से उठा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर देखा जाए, सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और वो गुरु के साथ आ जाएंगे 9th हाउस में। ये इनका वाला जो गोचर है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पर, क्योंकि वो 10th हाउस के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, तो कैरियर के लिए कोई लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। कैरियर के साथ साथ नेक्स्ट समय की आप कुछ प्लानिंग कर सकते हैं अगले 2-4 महीने, कुछ 5-6 महीने के लिए। सूर्य का 9th हाउस में आना आपको गुरुजनों से, अपने पिता से कुछ अच्छी गाइडेंस दिला सकता है। अगर आपका सूर्य या गुरु अच्छा प्लेस्ड नहीं है चार्ट में, तो आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ विचारों में मतभेद का भी सामना करना पड़ सकता है। सूर्य के 9th हाउस में आने से आपका 3rd हाउस काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा सूर्य के प्रभाव के से। तो यहाँ 9th हाउस की तुलना में फिर आपका जो 3rd हाउस है उसके मामले में गुरु और सूर्य दोनों ही आपको ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, जिससे आपके लिए हार्डवर्क करना, मेहनत करना, कोई लाइफ में बड़े रिस्क लेना, कुछ अचीवमेंट के लिए आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अभी सभी ग्रहों के लिए डिस्कशन किया। अब राहु केतु के लिए कोई भी डिस्कशन इस समय नहीं करने वाले, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस मंथ में आपके लिए कौन कौन से अच्छे दिन है, कौन कौन से कुछ खराब दिन भी आपको आने वाले हैं इस मंथ में। देखिए, अगर सबसे पहले अच्छे दिनों की बात की जाए आप स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के लिए, तो आपके लिए 10-11, 14-15, 26 और 27 ये दिन सिर्फ अच्छे निकल के आ रहे हैं जब भी आप इस मंथ के लिए कुछ प्लान करेंगे। तो आपके लिए जुलाई महीने में सिर्फ यही दिन अच्छे हैं। अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा, जिस काम में आपको बार बार व्यवधान आ रहा है, चुनौती आ रही है या कोई भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप इन दिनों का चुनाव करें। उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे दिन हैं जहां पर आपको कुछ डिफिकल्टीज आ सकती है मेजरली। देखिए, चंद्रमा का गोचर जब मेष राशि में होगा तो 8 और 9 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आप अनकंफर्टेबल होंगे काफी ज्यादा, आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हो सकती हैं, रूटीन बहुत खराब रह सकता है। अगर आपने किसी को सपोर्ट किया है, किसी को पैसे वगैरह दिए हैं, तो हो सकता है सामने से वैसा सपोर्ट ना देखने को मिले या सामने वाला पर्सन आपके पैसे ना लौटाए। चंद्रमा जब फिर जेमिनी में चले जाएंगे, तो यहाँ वो अष्टम में रहेंगे। अष्टम में 12 और 13 को बहुत ज़्यादा आप अनकंफर्टेबल रह सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेस, एंजाइटी जैसा आपको इश्यू रह सकता है। यहाँ आपको चंद्रमा काफी डीप सोचने के लिए प्रेरित करेंगे। चंद्रमा उसके बाद जा रहे हैं आपके 12वें घर में, जहाँ पर वो 21 और 22 को रहेंगे। 21 और 22 को ये वो स्थिति है जब आप काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, जहाँ पर आप एक सपनों की दुनिया में जीने वाले हो सकते हैं, जहाँ पर आपको हर निर्णय में कहीं ना कहीं देरी नजर आने लगेगी या कहीं ना कहीं हर निर्णय के लिए आप उतने ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये कुछ खराब दिन है आपके लिए। फिलहाल हमने यहाँ पे पूरा डिस्कशन किया। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।